ये साल 2019 की बात है, जब हम लल्लन टॉप में साइंस एंड टेक रिपोर्ट किया करते थे। तो अक्टूबर का महीना रहा और एक सनसनाती हुई खबर आती है कि गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर ली है। क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि जब कोई क्वांटम कंप्यूटर किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, एक सुपर कंप्यूटर को बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ देता है। ये इसकी लूज सी डेफिनेशन है। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि यार पिछले 30 साल से 90 के दशक से क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं और उनसे बहुत कुछ यूज़फुल किया नहीं जा सका है, अभी तक नहीं किया जा सका है। लेकिन वो किसी भी, जैसा कि उनको लेकर दावा किया जा रहा था कि वो सुपर कंप्यूटर्स को भी पीछे छोड़ देंगे कुछ चीज़ों में, वैसा होते हुए भी नहीं दिख रहा था। तो गूगल का क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा ऐसे में बहुत बड़ी खबर टाइप की थी कि सबने कहा कि यार गूगल ने मतलब मचा दिया। हुआ क्या था कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी जिसको लेकर गूगल ने दावा किया कि हमारा जो क्वांटम प्रोसेसर है उसका नाम है साइकामोर इस प्रॉब्लम को 200 सेकेंड में सॉल्व कर देगा और दुनिया का जो सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है उसको इसे करने में 10,000 साल लगेंगे। अब दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर उस समय IBM के पास था, इसका नाम है समिट। IBM ने कहा कि यार ऐसे कैसे बता रहे हो कि तुम 10,000 साल लगेंगे, इसको करने में तो 2.5 दिन का समय लगेगा, तो कहाँ इतने बड़े मार्जिन से भी पीछे नहीं छोड़ा है जैसा तुम दावा कर रहे हो। तो फिर वहाँ से एक बहस टाइप की होगी कि क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव हुई है कि नहीं हुई है, क्वांटम कंप्यूटर्स ने सुपर कंप्यूटर्स को बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। और ये बहस ना डेफिनेशन पे अटकी है कि क्वांटम सुप्रीमेसी की डेफिनेशन क्या है, कि 2.5 दिन को बहुत बड़ा टाइम स्केल माना जाएगा या 10,000 साल को बहुत बड़ा टाइम स्केल माना जाएगा। तो वो एक बहस है। फिर 2020 में एक खबर आती है चाइना से, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है चाइना में, वो लोग भी क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और उनने ये दावा किया कि उनने जो एक क्वांटम कंप्यूटर का मॉडल बनाया है उसने भी एक प्रॉब्लम को इतनी तेज़ी से सॉल्व कर लिया है जिसे सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर को सॉल्व करने में 600 मिलियन ईयर्स लगेंगे। अब दुनिया में ये सब हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटर्स बड़ी बड़ी लीप मार रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद 20 साल। लेकिन इंडिया में हमें कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। इंडिया में कहीं से कोई खबर नहीं आती है कि क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर ज़रा सा भी कोई माइलस्टोन अचीव हुआ है या कोई कुछ भी ज़रा सा काम कर रहा है बड़ा। तो ऐसे में ये देखने में समझ में आता है कि अवेयरनेस का लेवल भी काफ़ी कम है और हम लोग फिर से वही सर्विस सेक्टर वाली लाइन पकड़ लेंगे। सब लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लेंगे, उसके बाद इंडिया वाले आएंगे, हाँ बताओ क्या करना है क्वांटम कंप्यूटर्स से। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जानी चाहिए, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। इस वीडियो में अपन बहुत बेसिक लेवल पे क्वांटम कंप्यूटिंग समझेंगे कि क्या होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स, ये किन मायनों में सुपर कंप्यूटर्स से ज़्यादा ताकतवर हैं और ये बुनियादी तौर पर सुपर कंप्यूटर्स से, हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स से, इन सब कंप्यूटर्स से, मोबाइल से कैसे अलग हैं। ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आसपास जितने भी डिवाइस हैं इनमें से अधिकतर कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स के बारे में आप सुनते हैं, ये सब कंप्यूटर्स की श्रेणी में आते हैं। ये सब कुछ ना कुछ कंप्यूट करते हैं, मैथ्स यूज करके कुछ ना कुछ हिसाब लगा रहे होते हैं। वीडियो गेम्स, म्यूजिक, मूवीज, डॉक्यूमेंट्स, इन सभी डिवाइसेस के अंदर जितने भी ये काम होते हैं उनमें बुनियादी तौर पर मैथ्स और कंप्यूटिंग इन्वॉल्व होती है। इसलिए ये सभी डिवाइस क्लासिकल कंप्यूटर्स की श्रेणी में आते हैं। क्लासिकल का क्या मतलब हुआ, कोई भी चीज़ जो थोड़े से पुराने अंदाज की होती है ना, उसको बोल देते हैं कि ये क्लासिकल है। जैसे पुराना म्यूजिक जो होता है वो क्लासिकल म्यूजिक होता है। इसी तरह हमारे जो ये मौजूदा डिवाइसेस हैं ये सब क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं। ये कंप्यूटिंग डिवाइस भले ही हमें बहुत मॉडर्न लगते हों, लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के सिद्धांत हैं वो पारंपरिक और पुरानी फिजिक्स पर आधारित हैं। इसलिए इन सभी को क्लासिकल कंप्यूटर्स कहते हैं क्योंकि ये क्लासिकल फिजिक्स से बने हैं, पुरानी फिजिक्स से बने हैं। करीब 100 साल पहले दुनिया के सामने फिजिक्स की एक नई धारा सामने आती है। ये बहुत छोटे लेवल पर यानी क्वांटम लेवल पर प्रकृति के नियमों को समझाने वाली साइंस है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स साधारण वैज्ञानिक समझ से परे है और प्रकृति के कई अजीबोगरीब नियम हमारे सामने रखती है। इसके नियम सुनने में कितने भी अजीब लगते हों, लेकिन दशकों की शोध से यह साबित किया जा चुका है कि क्वांटम मैकेनिक्स हमारी दुनिया की सटीक और बेहतर समझ सामने रखती है। 41 साल पहले कुछ फिजिसिस्ट को ये आइडिया आया कि क्वांटम मैकेनिक्स के सहारे हम कुछ अलग तरह के कंप्यूटर्स बना सकते हैं। उनका कहना था कि इनसे कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं जो हमारे सबसे ताकतवर क्लासिकल कंप्यूटर्स कभी नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल और जटिल होंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स की असली ताकत समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि वो क्लासिकल कंप्यूटर्स से कैसे अलग है।
हमने पिछले एक वीडियो में क्लासिकल कंप्यूटर्स के काम करने का तरीका डिटेल में समझा था, उसे हल्का सा रिकैप ले लेते हैं ताकि उसके सहारे हम क्वांटम कंप्यूटर्स को समझ पाएं। क्लासिकल कंप्यूटर्स या डिजिटल कंप्यूटर्स में हर इंफॉर्मेशन को नंबर्स में कोड करके रखा जाता है, और वो भी सिर्फ 2 नंबर, 0 या 1। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या किसी भी तरह का डेटा बुनियादी तौर पर 0 और 1 से बना एक कोड होता है। इसे बाइनरी कोडिंग कहते हैं, और इस कोडिंग में इंफॉर्मेशन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है, वो उसको बिट कहते हैं। जैसे कोई घर या बिल्डिंग ईंट से मिलकर बनाई जा सकती है, उसी तरह क्लासिकल कंप्यूटर में हर तरह का डेटा या इंफॉर्मेशन बिट्स से बनता है। एक एग्जांपल से समझिए, अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट ए है, उसके लिए जो बाइनरी कोड है, बिट्स से बना हुआ कोड, वो ये है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये कुल 8 बिट्स हैं जिनमें ए को कोड किया जाता है। इसी तरह हर अक्षर, अंक, रंग और आवाज़ की फ्रीक्वेंसी वगैरह को कई बिट्स में कोड किया जा सकता है। क्लासिकल कंप्यूटर में बिट ही वो इंफॉर्मेशन की बेसिक यूनिट होती है, और ये सिर्फ 0 या 1 हो सकती है। इसी से बिट्स से मिलकर फिर बड़ी तरह की मेमोरीज बनती है, जैसे कि 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनती है, 1000 बाइट्स को मिलाकर 1 किलोबाइट बनती है, फिर उससे बड़ी मेगाबाइट, गीगाबाइट वगैरह बनती हैं। इन्हीं को अपन शॉर्ट में KB, MB, GB बोलते हैं, है ना। ये सब डिजिटल इन्फॉर्मेशन की यूनिट्स हैं। अरे अपन बोलते हैं ना कि इतने GB की फाइल है, इतने GB की मूवी है, बहुत हैवी क्वालिटी की मूवी है भाई। तो यहाँ ये जो GB है, 1 GB 850 करोड़ बिट्स से मिलकर बनता है। हर डिजिटल इन्फॉर्मेशन का सबसे छोटा यूनिट है बिट, और कोई भी बिट या तो 0 हो सकती है या 1। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं इस पर इसलिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि इस बिट के लेवल से ही क्वांटम कंप्यूटिंग अलग होने लगती है। क्वांटम कंप्यूटर में बिट्स की जगह क्यूबिट्स का इस्तेमाल होता है, और क्यूबिट की वैल्यू 0 और 1 पर फिक्स नहीं होती। हर क्यूबिट 0 और 1 के सुपरपोजिशन में होती है। इसे एक सिक्के की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि एक जो सिक्का होता है वो क्लासिकल बिट है। तो जैसे बिट में सिर्फ 0 और 1 होते हैं, उसी तरह सिक्के में भी सिर्फ हेड या टेल होता है। 2 ही स्टेट्स होती हैं, हेड्स या टेल्स। उसी तरह बिट्स में होती हैं 0 और 1। लेकिन इसी सिक्के को घुमा दिया जाए, स्पिन कर दिया जाए, तो किसी भी एक अवस्था में ये फिक्स नहीं होगा। और घूमता हुआ सिक्का ना तो चित होता है ना ही पट होता है, वो हमेशा चित और पट के सुपर पोजीशन में होता है। इस घूमते हुए सिक्के की तरह एक क्यूबिट भी 0 और 1 के सुपर पोजीशन में होती है। जब एक क्लासिकल बिट किसी एक समय पर 0 या 1 किसी एक स्टेट में ही हो सकती है, एक क्वांटम बिट एक ही समय पर दोनों अवस्थाओं में होती है। यही है क्यूबिट का सुपर पोजीशन में होना। सुपर पोजीशन क्वांटम मैकेनिक्स का एक बुनियादी सिद्धांत है। प्रकृति में बहुत छोटे लेवल पर, यानी क्वांटम लेवल पर, कुछ भी स्थायी नहीं होता। किसी चीज़ की एक फिक्स स्टेट नहीं होती है। क्वांटम लेवल पर हर चीज़ की कई संभावनाएं एक साथ मौजूद होती हैं। एक ही समय पर कई अवस्थाओं का एक साथ मौजूद होना, इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। क्वांटम बिट यानी क्यूबिट एक साथ 0 और 1 2 स्टेट्स के सुपरपोजिशन में होती है। लेकिन ये सुपरपोजिशन तभी तक होता है क्वांटम मैकेनिक्स में जब तक कोई ऑब्जर्व नहीं करता या किसी तरह का बाहरी दखल नहीं होता है। जब क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है तो ये सुपरपोजिशन खत्म हो जाता है। तरंगों की तरह मिश्रित अवस्था में मौजूद दुनिया देखे जाने पर खुद को एक निश्चित रूप में प्रकट करती है। अगर अपन किसी क्यूबिट का मेजरमेंट लेंगे या ऑब्जर्वेशन लेंगे तो उसमें 0 या 1 कोई एक स्टेट ही नजर आएगी। मतलब ऑब्जर्वेशन लेने पर घूमता हुआ सिक्का रुक जाता है और उसमें चित या पट कोई एक चीज़ नज़र आती है। लेकिन जब तक ये सिक्का बाहरी दुनिया से या ऑब्जर्वेशन से दूर रहता है तब तक ये सुपर पोजीशन में होता है, और ये सुपर पोजीशन हिसाब लगाने के बहुत काम आता है। कंप्यूटिंग की दुनिया में इन क्यूबिट्स के सुपर पोजीशन से बहुत बेहतरीन काम किए जा सकते हैं। अकेली क्यूबिट तो कुछ खास नहीं उखाड़ पाएगी, लेकिन जब कई क्यूबिट्स एक साथ आती हैं असली खेल तब शुरू होता है। अगर 2 क्यूबिट्स एक साथ सुपर पोजीशन में हों तो उनसे एक साथ 4 संभावनाएं बन सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर हम 3 क्यूबिट्स का एक सिस्टम ले लेते हैं तो 0 और 1 की 8 स्टेट्स पॉसिबल होती हैं। मतलब 3 क्यूबिट्स एक साथ इन 8 अवस्थाओं में सुपरपोजिशन में होती हैं। इस तरह 4 क्यूबिट्स कुल 16 स्टेट्स के सुपरपोजिशन में होती हैं और 5 स्टेट्स 32 के में। ध्यान दीजिए कि इस सिस्टम में एक एक क्यूबिट बढ़ाने पर ये नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। इस तरह की जो बढ़ोतरी होती है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। सोचिए 53 क्यूबिट वाला कोई प्रोसेसर एक साथ कितनी जानकारी रख सकता है? जवाब है 2 to the power 53। मतलब 1 लाख खरब, 1 के आगे 16 शून्य वाली संख्या। अगर 53 क्यूबिट्स वाला कोई प्रोसेसर किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा तो लगभग वैसा ही होगा जैसे क्लासिकल कंप्यूटर्स के जरिए लाखों खरबों बिट्स का डेटा एक साथ प्रोसेस किया जा रहा है। गूगल ने 2019 में अपना साइकामोर प्रोसेसर दुनिया के सामने रखा और यह दावा किया कि यह 53 क्यूबिट्स वाला क्वांटम प्रोसेसर
खरबों स्टेट्स की कंप्यूटिंग कर रहा है। यह है क्यूबिट्स के सुपरपोजिशन में होने की ताकत। लेकिन सिर्फ क्यूबिट्स का सुपरपोजिशन में होना काफ़ी नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए क्यूबिट्स के साथ एक और जादू किया जाता है और इस जादू का नाम है इंटेंगलमेंट। अंग्रेजी में इंटेंगल का मतलब होता है चीज़ों का आपस में जुड़ा होना। इंटेंगलमेंट भी क्वांटम मैकेनिक्स का एक कोर कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए किन्हीं दो चीज़ों को आपस में जोड़ा जा सकता है। इन दो चीज़ों के बीच हमेशा एक अदृश्य कनेक्शन बना रहता है और किसी एक की अवस्था में छेड़खानी करने पर दूसरे की अवस्था भी प्रभावित होती है। कमाल की बात यह है कि ये कनेक्शन इंस्टेंटेनियसली स्टैब्लिश होता है, इसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगता है। अगर दो घूमते हुए क्वांटम सिक्के आपस में इंटेंगल्ड हैं तो इनकी सुपरपोजिशन स्टेट एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी एक सिक्के को गिराया जाएगा तो उसका सीधा असर दूसरे सिक्के पर तुरंत पड़ेगा। जब क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट्स को एक दूसरे से इंटेंगल किया जाता है तो उनकी स्टेट्स हमेशा के लिए आपस में जुड़ जाती हैं। कंप्यूटिंग में क्वांटम इंटेंगलमेंट का फ़ायदा ये होता है कि कई इंटेंगल्ड क्यूबिट्स के बीच एक मैथमेटिकल कोरिलेशन बन जाता है। ये सभी क्यूबिट्स एक गणित के सूत्र में बंध जाती हैं और ये मैथमेटिकल कोरिलेशन कंप्यूटिंग को अलग लेवल पर ले जाता है। मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बिट्स और इतनी सारी मैथमेटिक्स और क्या कोरिलेशन है, इंटेंगलमेंट से, सुपरपोजिशन से क्या फ़ायदा मिल रहा है, सब समझने में कई लोगों को दिक्कत हो रही होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपन लोग बिट्स से, मैथमेटिक्स से, कंप्यूटिंग से, क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। तो इसको अपन एक थोड़े अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। एक एनालॉजी लेते हैं। एनालॉजी हमेशा इम्परफेक्ट होती हैं लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए काफ़ी मददगार होती हैं। तो इसे एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि जो बिट्स हैं वो कुछ लोग हैं। क्लासिकल बिट्स बहुत सीधे साधे सज्जन टाइप के लोग हैं। ये किसी जगह या तो खड़े रहते हैं सीधे या फिर तरीके से बैठे हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते, या तो खड़े हुए हैं सावधान में या फिर सीधे बैठे हुए हैं। सिर्फ दो स्टेट्स 0 और 1 क्लासिकल बिट्स सज्जन लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ अपने टाइप के लोग हैं जिनको क्यूबिट्स बोलते हैं। क्यूबिट्स को ना हमेशा चुल्ल मचती है, इसलिए ये हमेशा हिलते डुलते नाचते हुए रहते हैं। लेकिन ये क्यूबिट्स थोड़े से शर्मीले भी हैं। ये सिर्फ तभी नाचते हैं जब इन्हें कोई देखता नहीं है या बाहरी कोई दखल नहीं होता है। जैसे ही इन्हें कोई देखता है ये सज्जन लोगों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ये लोग भी देखे जाने पर सीधे खड़े या बैठे हुए दिखाई देते हैं, क्यूबिट्स। लेकिन असलियत में हर क्यूबिट 0 और 1 का मिक्सचर होता है, वैसे डांस कर रहा होता है। कोई फिक्स नहीं होता किसी एक स्टेट में, वो बीच में ही कहीं होता है। क्यूबिट्स के इस डांस को क्वांटम मैकेनिक्स में सुपरपोजिशन कहा जाता है और ऑब्जर्वेशन लेने पर यह सुपरपोजिशन किसी एक स्टेट 0 या 1 में कोलैप्स हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर क्यूबिट्स के डांस के बारे में एक और कमाल की बात यह है कि ये ग्रुप डांस है। वो अपने में ही नहीं नाच रहे होते हैं, उनका ये डांस आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है। हर क्यूबिट का डांस बाकियों से जुड़ा होता है और इस डांस के अदृश्य कनेक्शन को क्वांटम इंटेंगलमेंट कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि ये सारी चीज़ें तभी तक एग्जिस्ट करती हैं जब तक कोई बाहरी दखल नहीं होता, ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट नहीं लिया जाता या किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता। अब अपन क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं, कोई धूम धड़ाका ऑर्केस्ट्रा तो है नहीं कि क्यूबिट्स आराम से अपना डांस वांस करती रहें, हमको कोई दिक्कत ना हो। अरे हमको तो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो हमको है कि कोई इनपुट हम देंगे, उस पर आप एक कंप्यूटेशन करिए, हिसाब लगाइए और हमको एक आउटपुट दीजिए जो कि एक सही आउटपुट होना चाहिए। आपका डांस वांस से हमको क्या करना है। बात यह है कि अपन को आउटपुट देखने के लिए, जब अपन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसका आउटपुट आएगा, उसके लिए तो मेजरमेंट लेना पड़ेगा और जब मेजरमेंट लेंगे तो ये क्यूबिट्स का सुपरपोजिशन ध्वस्त हो जाएगा और ये क्लासिकल बिट्स की तरह नज़र आएंगी। जो फाइनल आउटपुट होगा वो क्लासिकल बिट्स के अरेंजमेंट में होगा, 0 और 1 जैसा। अब हमारा स्वार्थ यहाँ पे ये है कि इस क्वांटम कंप्यूटेशन से जो आउटपुट निकल के आ रहा है फाइनली क्लासिकल अरेंजमेंट में, वो कोई रैंडम पोजीशंस नहीं होनी चाहिए, वो कोई रैंडम आउटपुट नहीं होना चाहिए, वो उस प्रॉब्लम का सही जवाब होना चाहिए। मतलब क्यूबिट्स डांस वांस करें, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जब डांस रुके, आउटपुट का मेजरमेंट लिया जाए तो उस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकल कर आए। ये सुनिश्चित करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स में एक तीसरा फंडा काम आता है जिसे क्वांटम इंटरफेरेंस कहते हैं। इसके ज़रिए हम बिना डिस्टर्बेंस के क्यूबिट्स के डांस को एक दिशा दे सकते हैं। इंटरफेरेंस दरअसल वेव मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिससे ये डिसाइड होता है कि दो वेव्स आपस में कैसे मिल रही हैं और उनसे क्या बन रहा है। अगर दो वेव्स एक तरीके से ऐसे मिलती हैं कि दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देती हैं, एक दूसरे को बेहतर बना देती हैं, तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर दो वेव्स एक दूसरे से ऐसे आके मिल रही हैं कि वो एक दूसरे को समाप्त कर दे रही हैं, तो उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। क्वांटम इंटरफेरेंस भी ऐसा ही होता है जिसमें इंटरफेरेंस के ज़रिए कुछ प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा दिया जाता है और इंटरफेरेंस करके कुछ चीज़ों को समाप्त किया जा सकता है।
तो मान लीजिए कि अपन सिंपल सी एडिशन प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं अपने क्वांटम कंप्यूटर से। एडिशन मतलब जोड़ना, जैसे कि अपन सबको पता है कि 2 + 2 4 होता है। यही अपन क्वांटम कंप्यूटर से करने की कोशिश, अपन क्लासिकल कंप्यूटर से करें तो सीधा यही 4 जवाब आएगा। ये इनपुट्स हैं ना, यहाँ से इनपुट दिया जाता है। ये कंप्यूटर हैं 2 अलग अलग तरह के, ये क्वांटम कंप्यूटर है, क्लासिकल कंप्यूटर। यहाँ पे इनपुट जाएगा 2 और 2, इन दोनों को जोड़ो तो जोड़ के बता देगा अपना क्लासिकल कंप्यूटर अपने लॉजिक सर्किट से, या जैसे भी सिंपली कि यार 2 + 2 4 होता है। कैलकुलेटर यही करता है, इसके अंदर बहुत बड़ी सर्किटरी और कोड्स वगैरह ये सब होते हैं ना, ये सब जो करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में क्या होगा कि अपन बोलेंगे यार 2 + 2 निकालो, तो सारी चीजें सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करेंगी। सारे जितने सॉल्यूशंस हैं वो सब सुपरपोजिशंस में होंगे। तो अलग अलग वेव्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट करेगा कि कुछ भी निकल सकता है। यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। हर सॉल्यूशन की एक पॉसिबिलिटी है, तो हर सॉल्यूशन एक वेव के फॉर्म में मिला जुला ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अपन को तो पता है कि यार ये सारे इसमें से गलत सॉल्यूशंस हैं और सिर्फ ये जो है ये एक करेक्ट सॉल्यूशन है। तो इंटरफेरेंस अपन को इसमें ऐसा करवाना है कि ये जो अनडिजायरेबल या गलत सॉल्यूशंस हैं ये सब खत्म हो जाएं और ये वाली जो वेव है इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव है वो एम्पलीफाई हो जाए, ताकि जब हम यहाँ पे मेजरमेंट लें, जब इसको ऑब्जर्व किया जाए सॉल्यूशन को, तब इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, करेक्ट सॉल्यूशन निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। क्वांटम इंटरफेरेंस के जरिए हम बाकी सभी गलत सॉल्यूशंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जरिए लगभग खत्म कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जरिए अपने सही सॉल्यूशंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इस इंटरफेरेंस की प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी क्यूबिट्स का सुपरपोजिशन बरकरार रहता है, लेकिन इस तरह के सुपरपोजिशन को जब कोलैप्स किया जाएगा तब हमारे सही जवाब मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी इस तरह के वेल प्लान्ड इंटरफेरेंस के बाद ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट लिए जाने पर अपन को सही जवाब मिल जाएगा। काफ़ी सारी मैथ्स और टेक्निकल टर्म्स हो गई यहाँ पे, तो अपन वापस डांस वाली एनालॉजी पे चलते हैं। देखो, क्यूबिट्स डांस करें अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो बस इससे मतलब है कि जब किसी तरह का बाहरी दखल हो, अपन ऑब्जर्वेशन लें और इनका डांस रुके तो वो सही जगह पर रुके। हम कोई भी रैंडम आउटपुट नहीं चाहते हैं, अपनी डिजायरेबल आउटकम चाहते हैं। इस स्वार्थ हेतु अपन इनके डांस में इंटरफेरेंस इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इंटरफेरेंस ना म्यूजिक की तरह है, लोग ऐसे ही बाजा बजा दो तो एक दिशा मिल जाती है ना डांस को, म्यूजिक बजा दो तो ऐसी कोई भी कुछ भी नहीं नाच रहा होता है। म्यूजिक जो होता है वो डांस को एक दिशा देने का काम करता है। इसी तरह हमारा इंटरफेरेंस जो होता है वो क्यूबिट्स के डांस को यानी कंप्यूटेशन को एक दिशा देने का काम करता है। कुछ चीज़ों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और कुछ चीज़ों की घट जाती है। फिर ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा इंटरफेरेंस दे रहे हैं, कैसा म्यूजिक दे रहे हैं कि वो किस दिशा में बढ़ रहा है कंप्यूटेशन आगे। जब क्यूबिट्स के लिए एक खास तरह का म्यूजिक प्ले किया जाएगा तो वो एक स्पेसिफिक तरीके से डांस करेंगी। इससे अपन ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब म्यूजिक रुके तो क्यूबिट्स ऐसे कोलैप्स हों कि उनसे एक करेक्ट सॉल्यूशन निकल के आए आउट ऑफ मैनी पॉसिबल आउटकम्स, जो कि एक क्वांटम कंप्यूटर की खासियत है कि उसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अपन को एक खास तरह की पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। यही पूरी क्वांटम कंप्यूटिंग का निचोड़ है। क्यूबिट्स का 0 और 1 में स्थायी न होकर 0 और 1 के बीच में डांस करना, इनका डांस आपस में कोऑर्डिनेटेड होना और इस डांस का म्यूजिक हमारे हाथ में होना इंटरफेरेंस के जरिए। इसके जरिए बहुत सारी स्टेट्स वाली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स तेज़ी से सॉल्व की जा सकती हैं। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर्स से कुछ इस तरह की मैथ्स की जा सकती है जो हम साधारण क्लासिकल कंप्यूटर्स के जरिए कभी नहीं कर सकते। उनके लिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगी और बहुत ज़्यादा हज़ारों सालों का टाइम लगेगा। क्लासिकल कंप्यूटर के मुकाबले क्वांटम कंप्यूटर की ताकत को एक मेज़ वाले एग्जाम्पल से समझाया जाता है। समझ लीजिए कि एक मेज़ वाली प्रॉब्लम अपन को सॉल्व करनी है और 2 अलग अलग कंप्यूटर से सॉल्व करके देखते हैं कौन कैसे सॉल्व करता है। मान लीजिए कि एक क्लासिकल कंप्यूटर को मेज़ पार करने का रास्ता ढूंढने को कहा जाता है, तो वो क्या करेगा कि हर बार अलग अलग रास्ते ट्राई करेगा और जो रास्ता सक्सेसफुली पार करा देगा वो बता देगा कि ये सही रास्ता है, उसका आउटपुट दे देगा। लेकिन इसी मेज़ को सॉल्व करने के लिए हम एक क्वांटम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वो एक साथ सभी रास्ते सुपरपोजिशन में ट्राई कर लेगा और जो सही रास्ता होगा क्वांटम कंप्यूटर में उस सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसे पैरेलल कंप्यूटेशन की तरह भी समझा जा सकता है, जहां क्लासिकल कंप्यूटर्स को एक एक करके सभी रास्ते देखने हो रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ सभी रास्ते देख ले रहा है और उसमें से जो करेक्ट रास्ता है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दे रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें यानी साइंस कम्युनिकेटर्स को इस तरह की एनालॉजी देने से बचना चाहिए, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग एग्जैक्टली पैरेलल कंप्यूटिंग जैसा नहीं है, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। फिर भी इतनी बात तो पक्की है कि वो अपने अलग अप्रोच से, सुपरपोजिशन वाले अप्रोच से कई प्रॉब्लम्स को
क्लासिकल कंप्यूटर्स से बहुत तेज़ हल कर सकता है। इसका एक उदाहरण है क्वांटम सिमुलेशन। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि एक अकेले कैफीन मॉलिक्यूल की नकल करने के लिए, उसे सिमुलेट करने के लिए हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स को 10 टू द पावर 48 बिट्स की ज़रूरत होगी। ये बहुत बड़ी संख्या है और इतनी बिट्स हमारे सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स भी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। जबकि क्वांटम कंप्यूटर्स की कुछ 200-300 कायदे की बिट्स से एक कैफीन मॉलिक्यूल का सिमुलेशन बनाया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स से ऐसा बहुत कुछ किया जा सकता है जो साधारण क्लासिकल कंप्यूटर्स नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए, किया जा सकता है लेकिन अभी किया गया नहीं है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स सुनने में जितने जादुई लगते हैं, इस जादू को बनाए रखना उतना ही मुश्किल काम है। क्या मुश्किल आती है? अपन ने समझा था कि सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, ये सब तभी तक बढ़िया काम करता है जब इनमें किसी तरह का बाहरी दखल ना हो। अब ये जो दखल की परिभाषा है ना, ये क्यूबिट्स के लिए बहुत अलग है। इनको जरा भी नहीं चाहिए। कितना भी अपन कोशिश कर लें, ये सिस्टम इतना सेंसिटिव होता है कि कुछ ना कुछ दखल हो ही जाता है। एक तो सारी क्यूबिट्स आपस में इंटेंगल्ड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, तो एक को भी कुछ हुआ और सारी पसर जाती हैं। फिर कोई भी कंप्यूटेशन अपने काम का नहीं रह जाता। क्यूबिट्स के इस सुपरपोजिशन में अनावश्यक खलल पड़ने को डीकोहेरेंस कहा जाता है। डीकोहेरेंस क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। क्वांटम कंप्यूटर और क्यूबिट्स को किसी भी तरह के बाहरी दखल से बचाने के लिए इन्हें एक टॉप क्लास बेहतरीन बक्से में रखा जाता है। इनके भीतर का तापमान एब्सोल्यूट जीरो के करीब होता है। एब्सोल्यूट जीरो यानी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जो सबसे कम तापमान पॉसिबल है, -273 डिग्री सेल्सियस, उसके करीब तापमान रखा जाता है क्वांटम कंप्यूटर के भीतर, उस बक्से के भीतर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज़रा सी भी हीट यानी गर्मी से क्यूबिट्स का सुपरपोजिशन गड़बड़ा सकता है। उसे ये दखल की तरह देखते हैं। फिर होगा कि यार इंटरफेरेंस कैसे करते हैं, मतलब कैसे इनको, इस डांस को म्यूज़िक कैसे दिया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस का सहारा लिया जाता है। किसी भी क्वांटम कंप्यूटर में जो बहुत जटिल सी पाइपलाइन वाली ऐसे तार वार इतने जो फैला फैली दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन पे, ये सारी व्यवस्था इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस को उधर भेजा जा सके और इस डांस को कोऑर्डिनेट किया जा सके। आप कोई भी लीडिंग क्वांटम कंप्यूटिंग डिज़ाइन देखेंगे, गूगल का देख लीजिए, IBM का देख लीजिए, उसमें कई लेयर्स से तार नीचे जा रहे होते हैं। हर लेयर का तापमान ऊपर वाली लेयर्स से कम होता जाता है और अंत में जहाँ सबसे कम तापमान होता है वहाँ सबसे मेन चीज़ रखी होती है, जो होता है छोटा सा क्वांटम प्रोसेसर। यही वो गर्भगृह है जहाँ क्यूबिट्स मौजूद होती हैं और उनसे डांस करवाया जाता है। जैसे अपन इस पूरी वीडियो में म्यूज़िक बोल रहे हैं कि म्यूज़िक बजाते हैं, क्यूबिट्स डांस करती हैं, वो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस होती हैं और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एल्गोरिदम्स होते हैं। तो उन एल्गोरिदम्स से सीक्वेंस में वो पल्सेस भेजी जाती हैं, मतलब वेव्स भेजी जाती हैं उस पूरे सेटअप में अंदर की तरफ, और वो क्यूबिट्स को मैनिपुलेट किया जाता है उनके सुपरपोजिशन वाली अवस्था को, बिना उसमें ऐसा लगे कि उसको दिक्कत हो रही है या ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग की पूरी इंजीनियरिंग और डिज़ाइन इस तरह की होती है कि अपन बाहर से सिग्नल भेजकर अपने एल्गोरिदम्स क्यूबिट्स पर चला सकें और इस दौरान क्यूबिट्स में डीकोहेरेंस भी ना आए। मतलब अपन को अपनी पसंद का म्यूज़िक चलाकर, अपनी काम का एल्गोरिदम चलाकर क्यूबिट्स से डांस भी करवाना है और क्यूबिट को इस बात का इल्म भी नहीं होना चाहिए कि कोई बाहरी दखल हो रहा है, क्योंकि बहुत चोई-मुई टाइप के हैं, सेंसिटिव हैं। इनको पता चल जाएगा कि कोई हमको देख रहा है, कोई हमसे कुछ करवा रहा है, तो ये ख़त्म कर देंगे अपना सुपरपोजिशन और ऐसे शांत हो जाएंगे। इसी बैलेंस के चलते बड़े लेवल के क्वांटम कंप्यूटर्स बनाना और ज़्यादा देर तक क्यूबिट्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी फॉल्ट टॉलरेंट क्यूबिट्स और बेहतरीन एरर करेक्शन स्कीम्स की आवश्यकता है। क्यूबिट्स में हल्का सा भी एरर पूरा गेम बिगाड़ देता है। अपन न्यूज़ फॉलो करते रहते हैं तो लगता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है, क्योंकि हमें पहले से ज़्यादा क्यूबिट्स वाले क्वांटम कंप्यूटर्स बनने की खबरें सुनाई देती रहती हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि नंबर ऑफ़ क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटिंग की गुणवत्ता का इकलौता पैमाना नहीं है। ऐसे नहीं है कि यार इनने ज़्यादा क्यूबिट्स का क्वांटम कंप्यूटर बना लिया तो इनने बढ़िया वाला बना लिया। हमें ये भी देखना होगा कि उसके भीतर लगे क्यूबिट्स कितने हाई क्वालिटी के हैं, कितने फॉल्ट टॉलरेंट हैं, और क्वांटम कंप्यूटर्स कितने अच्छे से एरर यानी कंप्यूटेशन की खामियों को हैंडल कर पाते हैं। यही क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस की मौजूदा चुनौतियों में से सबसे बड़ी चुनौती है। क्वांटम कंप्यूटिंग की अधिकतर रिसर्च इस समय इसी दिशा में फोकस्ड है कि कैसे बेहतर क्यूबिट्स बनाई जा सकें हाई क्वालिटी, और कैसे बेहतरीन एरर करेक्शन स्कीम्स लाई जा सकें ताकि एरर आए भी तो उसको करेक्ट करके कंप्यूटेशन एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि एरर तो आएगा ही। अगर हम इन दो समस्याओं को हल कर लेते हैं तो क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ा भविष्य हम मनुष्यों का इंतज़ार कर रहा है।
क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी लोगों के मन में हैं, जाते जाते उन्हें क्लियर कर लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स जब आएंगे तो हमारे ये क्लासिकल कंप्यूटर्स गायब हो जाएंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्वांटम कंप्यूटर्स दरअसल बहुत स्पेसिफिक तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिनके लिए ये इनकेपेबल हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बनाए जा रहे हैं। और उनको, जैसा कि हमने देखा, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं कि घरों में तो नहीं आने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर्स, कहीं दूर रहेंगे और इंटरनेट से, क्लाउड के थ्रू हम कनेक्टेड रहेंगे उनसे, और उनका जो भी यूज़ है वो हम क्लाउड के थ्रू यानी इंटरनेट के थ्रू ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे घरों पे कितने टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं ना, तो इधर पे अपन मेंटेनेंस, वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होगा, जैसा कि अभी देख के लग रहा है। इसलिए इनको रिप्लेस नहीं करने वाले। ये बहुत अच्छे कंप्यूटर्स हैं, ये बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स को बस सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत अच्छे हैं, जिनमें क्वांटम कंप्यूटर्स अभी कोई प्रॉमिसिंग नेचर शो नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ वो ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे। बहुत स्पेसिफिक तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, उनके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ होगा। अच्छा, फिर ये सवाल उठता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाएगा। तो यार, अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो जिस चीज़ को सोचकर क्वांटम कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ था या बनाने की कोशिश शुरू हुई थी, वो है क्वांटम सिमुलेशन। जो केमिस्ट्री है या स्मॉल लेवल पे फिजिक्स है, उसको सिमुलेट करने में हमारे ये कंप्यूटर्स विफल रहते हैं। हमने एक पुरानी वीडियो में समझा। उसके लिए हो सकता है यूज़ हो मटेरियल साइंस में, हेल्थ केयर में, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ बनाने के काम आए, और नए नए मटेरियल्स हम सिमुलेट कर पाएँ, बना पाएँ, है ना। वेदर प्रेडिक्शन, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों को हो सकता है क्वांटम कंप्यूटर से सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि इनमें वही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है प्रॉब्लम्स की। तो जब प्रॉब्लम को स्केल करने पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है उसकी, तब क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे इन कंप्यूटर्स के मुकाबले। ये सारे कयास हैं, लेकिन असलियत में अभी किसी को भी नहीं पता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स किस चीज़ के लिए यूज़ होंगे। जैसे जब हमारे ये क्लासिकल कंप्यूटर्स बन रहे थे आज से 50-60 साल पहले, जब इनका डेवलपमेंट फेज़ चल रहा था, तो तब किसी को नहीं पता था कि इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, सोशल मीडिया या ये सारी चीज़ों के लिए हम इनको यूज़ कर पाएंगे। इतने बढ़िया हम कंप्यूटर्स बना लेंगे और हर किसी के हाथ में, हर किसी के घर में एक कंप्यूटिंग डिवाइस होगा। तो असली एप्लीकेशंस क्या होंगे क्वांटम कंप्यूटर्स के, ये भी अभी डिस्कवर किए जाने हैं। जैसे जैसे इसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, वैसे वैसे और लोग इसके एप्लीकेशंस भी निकालते जाएंगे, अलग अलग जगहों पे यूज़ होगा। हो सकता है हमारी डेली लाइफ में भी कुछ चीज़ों के लिए यूज़ होने लगे, हो सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक वो महदूद रहे। तो अभी हमें नहीं पता है, असली एप्लीकेशंस आगे चलकर हमें पता होंगे। अच्छा, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाए हैं, जैसे कि क्वांटम सर्किट्स, क्वांटम एल्गोरिदम्स। बहुत फेमस एल्गोरिदम्स हैं, शोर्स एल्गोरिदम, जिससे दावा किया जाता है कि सारे इनक्रिप्शन तोड़ दिए जाएंगे। वीडियो की लेंथ बढ़ती जाती है सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो, लेकिन ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ लिंक्स छोड़ दिए हैं, जिसमें आप आगे थोड़ा सा क्वांटम कंप्यूटिंग को, जिनको दिलचस्पी पैदा हुई है, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की, उसमें जिनको थोड़ी बहुत कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, ये सब चीज़ें आती हैं, और उसके थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग के लॉजिक गेट्स कैसे होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। वो मुझे बड़ी अच्छी वीडियो लगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो है, लेकिन उन भाई साहब ने बड़े अच्छे से समझाया है। उसके बाद वो वीडियो आप देख लेते हैं तो फिर आप क्वांटम से जुड़े कोड्स लिख सकते हैं या उन सर्किट्स को सिमुलेट कर सकते हैं। इनके लिए गूगल ने बनाया है, IBM ने बनाया है। तो मैंने अलग अलग इनको एक्सप्लोर किया। मुझे IBM का क्वांटम एक्सपीरियंस वाली जो वेबसाइट है, उसका लिंक मैं दे दूँगा, वो बढ़िया लगा। उसमें आप अलग अलग तरह के सर्किट्स बना के क्वांटम के उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब एक गेट लगाएंगे आप तो इंटेंगल हो जाएंगी बिट्स, फिर किसी एक गेट से कुछ और होगा, ऐसे ऐसे करके बढ़िया वो लगा, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, जिस चीज़ से हमने शुरुआत की वीडियो की, इंडिया में तो क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बुरा हाल है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अपने पड़ोसी चाइना काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और इवन चाइना तो US से कम्पीट कर रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर जो रिसर्च है उसमें। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो काफ़ी पीछे हैं, लेकिन हम लोग अगर कोडिंग वगैरह सीखने लेते हैं क्वांटम से जुड़ी, और उससे जुड़े कुछ और स्टार्टअप्स वगैरह बना लेते हैं, तो हम लोगों का फिर से वैसा वाला हाल नहीं होगा कि सर्विस सेक्टर बन के रह जाएगा इंडिया। वहाँ पे उन लोगों ने कंपनीज खड़ी कर ली, और फिर यहाँ पे इंडिया से चीप में अपन को लेबर मिल जाएगा, इसलिए इंडिया में आ रहे हैं। तो कम से कम आप एक्सप्लोर करिए थोड़ा, तब कुछ तो अगर अपन पहले से स्टार्ट करेंगे तो उस दिशा में अच्छा होगा। तो अगर आप में से किसी लोगों को इंटरेस्ट आया और इस दिशा में आप लोग काम करते हैं, तो थोड़ा सा कुछ तो इस वीडियो का मकसद फुलफिल हो जाएगा इसको बनाने का, है ना। और
अभी के लिए ये क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर आखिरी वीडियो है। इस सिलसिले में आगे और सारी वीडियोस बनाएंगे अपन अगले आने वाले महीनों में, लेकिन अभी के लिए इस पे विराम लगाते हैं, क्योंकि हमने 2 महीने से हम यही कर रहे हैं। पहले हमने कंप्यूटर साइंस समझी, मतलब कैसे क्लासिकल कंप्यूटर्स, फिर हमने क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स समझे, तब जाके हम ये वीडियो बना पाए, क्योंकि इनके बिना तो ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो पहली बार भी देख रहा है ये वीडियो, प्लीज़ आप लोग कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स वाली वीडियो देखिए, डिजिटल कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के जो बेसिक्स हैं, जो पिछली 4-1 वीडियो हमने की हैं, वो देखिए, तो आपको ये वीडियो और बेहतर समझ में आएगी। आगे अपन कुछ और चीज़ें स्टार्ट करते हैं और अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए और किन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो अपन वो सब भी देखेंगे। और क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स रुका नहीं है सिलसिला, अभी के लिए रुका है, आगे और ज़्यादा देखेंगे। अभी तो बहुत समय है ना, कारवां लंबा चलना है। तो आप इतने एंड तक ये बकवास सुन रहे हैं मेरी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, और आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख के बता सकते हैं। शुक्रिया। मुझे लगता है कभी कभी कि दुनिया ये अजीब है, कभी एकदम अमीर सी, कभी एकदम गरीब।